नमस्कार श्रोताओं, मैं रितिका। आज आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताऊंगी जिसे एक युग पुरुष की तरह महिमा मंडित किया गया और उसका महिमा मंडन ईसाई मिशनरियों ने और वामपंथियों ने कुछ इस तरीके से किया कि वो खुद एक राज्य का भगवान बन गया। उसके द्वारा लिखी गई किताब पढ़े लिखे वामपंथियों के लिए एक ऐसी औजार बनी जो आज भी समाज में घृणा फैलाना जारी रखी हुई है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी इरोड वेंकटप्पा रामासामी की। इनका यह नाम आपने बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन इनके दूसरे नाम पेरियार से आप भली भांति परिचित होंगे। तमिलनाडु के आज के इरोड जिले में 17 सितंबर 1879 को एक लड़के का जन्म हुआ वेंकटप्पा नायकर के घर। उनकी माँ का नाम चिन्नथई मुथमल था। ये परिवार कन्नडा बालिजा मर्चेंट फैमिली था, अर्थात इनके पिताजी एक व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखते थे। विजयनगर किंगडम में बालिजा मर्चेंट वॉरियर होते थे। इनको नायक का पोजीशन दिया गया था। विजयनगर एक कैश ओरिएंटेड इकोनॉमी था। कुछ बालिजा फैमिली को टैक्स फार्मिंग में लगाया गया और कुछ को राज्य के छोटे छोटे पार्ट्स को सुपरवाइज करने के लिए नायक का पोस्ट मिला था, जैसे कि मदुराई नायक, जिंजी नायक, तंजावुर नायक, कैंडी नायक। जो कैंडी नायक थे श्रीलंका पे शासन किया करते थे। इस तरीके से इन्हें छोटे छोटे प्रोविंसेस को लीड करने के लिए दिया गया था। कहने का अर्थ ये है कि जो रामासामी थे वो सनातन के एक अच्छे वर्ग से ताल्लुक रखते थे। रामासामी 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और मोहनदास गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लेते हैं। 1925 में ये कांग्रेस छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि यहाँ पर इनका विकास नहीं हो पाएगा। यह एक ब्राह्मणवादी पार्टी है और एक नारा भी देते हैं, नो गॉड, नो रिलीजियन, नो गांधी, नो कांग्रेस एंड नो ब्राह्मण्स। उन्होंने 1926 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चालू किया, जो समाज के शोषित व वंचित लोगों में गर्व की भावना भरने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। उसके बाद वह ब्रिटिश मलाया, यूरोप और सोवियत यूनियन घूमने जाते हैं, जहां से उनके ऊपर लेनिन का बहुत प्रभाव पड़ा और वामपंथ ने इनके दिमाग को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। मेरे विचार में ये संभव है कि भारत को टुकड़े कर देने वाली ताकतों ने इन्हें धन देना चालू कर दिया था। 1939 में रामासामी वापस आकर एक राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं, जिसका नाम जस्टिस पार्टी रखते हैं। 1944 में इसका नाम द्रविड़ कज़गम हो जाता है। उसके बाद यही पार्टी आगे चलकर 1949 में टूट जाती है और एडीएमके और डीएमके नाम से प्रचलित होती है। रामासामी को इनके फॉलोअर्स पेरियार नाम से बुलाते हैं, जिसका अर्थ होता है बड़ा भाई या रेस्पेक्टेड वन, आदरणीय व्यक्ति। उन्होंने अपने राजनीति को चमकाने के लिए वामपंथियों द्वारा आर्य और द्रविड़ वाले फॉर्मूले को लगाकर द्रविड़नाडु, द लैंड फॉर द्रविडियंस, यानी कि द्रविडियंस के लिए एक जगह बनाने का एक सपना अपने फॉलोअर्स को दिखाया। और इस तरीके से इनकी राजनीति, जो ब्राह्मण विरोध, सनातन विरोध और आर्य विरोध पर टिकी हुई थी, चल निकली। इन्होंने शोषित, वंचित व पीड़ित जनता को ब्राह्मणवाद व सनातनवाद के विरोध में खड़ा किया और दक्षिण के राज्यों में ईसाई मिशनरियों को अच्छी तरीके से फूलने फलने का अच्छा मौका दिया, जो ये साबित करता है कि विदेशों से इनको अच्छी खासी धन प्राप्ति तो हो ही रही थी और इस तरीके से इनका परिवार ऐश की जिंदगी जीने लगा। श्रोताओं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अगर सच में जाति प्रथा को खत्म करना चाहते हो, इन दबे कुचले, शोषित, वंचित लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप शिक्षा के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ाओगे या जो वर्ग पहले से ही आगे बढ़े हुए हैं उन वर्ग के खिलाफ इन लोगों को भड़काओगे और समाज को तोड़ने की कोशिश करोगे? इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने का ही काम किया और विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आकर सनातन धर्म का विरोध किया और इस तरीके से इन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने सनातन विरोध एक किताब लिखा, सच्ची रामायण, और इसमें इन्होंने सनातन के देवी देवताओं को इस तरीके से गाली दी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि एक सनातनी सुन नहीं सकता। जबकि इस्लाम पे इन्होंने जो किताब लिखी उस पर उन्होंने इस्लाम की खूब बड़ाई की। कितनी हास्यजनक बात है, जो इंसान नो गॉड, नो रिलीजियन का नारा देता है, वही इंसान एक ईश्वर वाले सिद्धांत पे मुस्लिम और ईसाई समाज को महान बताता है।
और इन धर्मों में उन्हें कोई कुरीतियां नजर नहीं आती है। यह दोगलापन नहीं तो और क्या है। इस व्यक्ति ने अपने वर्ण का त्याग और अपने खानदानी सरनेम का त्याग सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया था और अपनी अहम की संतुष्टि के लिए। क्या सरनेम छोड़ देने से कोई शूद्र हो जाएगा और उस समस्या को समझ पाएगा जो उन लोगों ने झेला? मेरी अपनी सोच यह है कि यह व्यक्ति एक अशिक्षित और थर्ड क्लास कम्युनिस्ट था। इस अशिक्षित और दिमागी बीमार वाले व्यक्ति ने सच्ची रामायण लिखी और सारी देवी देवताओं को गालियां दी, और इस बेहुदी किताब को डॉक्टर लक्ष्मण यादव सरीखे वामपंथी अपने YouTube चैनल पर समझाते हैं उन बीमारी मानसिकताओं के लोगों को और अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि शिक्षा किसी भी समाज के उत्थान के लिए जरूरी है, परंतु शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपको मनुष्यता का पाठ पढ़ाए, मानवता का पाठ पढ़ाए, ताकि आप शिक्षित होने के बाद भी उचित और अनुचित का भेदभाव कर सके, आपकी तर्क शक्ति को बढ़ावा दे सके, आप में गलत और सही का निर्णय लेने और करने की क्षमता हो। एक बीमार मानसिकता का ही व्यक्ति दूसरे पंथ या धर्म के महापुरुषों को गाली दे सकता है। यह आपका दायित्व है कि आप स्वयं इन धूर्त शिक्षितों से बच कर रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आने वाली पीढ़ी को इस देश का अच्छा नागरिक बनने में सहयोग करिए। अगर देश विरोधी, समाज विरोधी और नफरत फैलाने की कोशिश कोई करेगा और ध्रुव मीडिया इनका महिमा मंडन करेगी, निरपेक्ष विश्लेषण नहीं करेगी, तो ऋतिका तो बोलेगी।